आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक। एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन को दिखने से ये क्वेश्चन लग रहा है कि ये जनरली ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें दिखता है, वहाँ पे हमें समेशन ऑफ द सीरीज़ होता है, वहाँ पे हमें पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस का बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि क्या हम इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन को क्या हम 10 सेकेंड्स में भी सॉल्व कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई मेथड है जिससे कि हम इस क्वेश्चन को इतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? क्या ये वाकई ये पॉसिबल है, या फिर मैं जो ही आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई ट्रिक है? बेसिकली मैं आपको जस्ट बताऊँ कि इस क्वेश्चन को जो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये 10 सेकेंड में हम सॉल्व कर सकते हैं, ये वाकई पॉसिबल है। एंड इसके लिए आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक, जो हम लोग जानते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो NCR का जो फॉर्मूला होता है, आप सब लोग जानते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं जेई के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो इंजीनियरिंग के लिए होता है, उन सब के लिए आपको पता होगा कि NCR का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वी आर चूजिंग R ऑब्जेक्ट्स, है ना, R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये होता है। ठीक है। नाउ आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10CJ, इसका मतलब ये हो गया कि आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स हमें J नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, ऑब्वियसली क्लियर है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि NCR का मतलब क्या है। NCR का मतलब है चूजिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम इस डेफिनेशन से देखें तो हमें यहाँ से मिलेगा कि 10CJ का मतलब हो जाएगा कि चूजिंग J ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, एंड देन आपको नेक्स्ट इसका जो फैक्टर है ये आप देखो, JCI का क्या मतलब है? JCI का मतलब है चूजिंग I ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ J डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और ये J डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्वियसली जो यहाँ पे मैंने चूज़ किया है आउट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये, अगर आप थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इन केस अगर आप, तो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखा सकता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास सबसे पहले 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अज्यूम करो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। इस 10 ऑब्जेक्ट से हमने चूज़ कर लिया J ऑब्जेक्ट्स, और J ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बना लिया। एंड फर्दर J ऑब्जेक्ट से हमने चूज़ कर लिया I ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो J ऑब्जेक्ट से हमने I ऑब्जेक्ट चूज़ कर लिया, तो यहाँ से हमें मिल गया कि हमें फर्दर यहाँ से मिल गया I ऑब्जेक्ट। नाउ एक बात सोचो, जब हमने 10 ऑब्जेक्ट से J ऑब्जेक्ट चूज़ किया था तो हमारे पास एक ग्रुप यहाँ पे बच गया होगा ऑब्वियसली, जो कि 10 माइनस J ऑब्जेक्ट वाला ग्रुप होगा, है कि नहीं? क्योंकि J ऑब्जेक्ट हमने इधर चूज़ कर लिया तो 10 माइनस J ऑब्जेक्ट हमारे पास उधर बच गया। एंड देन उसके बाद जब हमने J से I ऑब्जेक्ट यहाँ चूज़ किया तो हमारे पास एक और बच गया होगा, जो जिसमें हमारे पास नंबर ऑब्जेक्ट होगा J माइनस I। सो एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? एंड रिज़ल्ट ये हुआ हमारे पास कि हमने इस 10 ऑब्जेक्ट से, जो एक ही ग्रुप में 10 ऑब्जेक्ट था, उससे हमने 3 ग्रुप क्रिएट कर दिया। एक ग्रुप हमारा ये रहा, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप ये रहा, एंड थर्ड ग्रुप ये रहा। सो इक्विवेलेंटली हमारा जो दिखने में इतना ज़्यादा ट्रिकी ये लग रहा था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है समेशन 10CJ एंड JCI, मतलब ये हो गया कि पहले 10 ऑब्जेक्ट से J ऑब्जेक्ट चूज़ किया एंड देन J ऑब्जेक्ट से I ऑब्जेक्ट चूज़ किया। ऐसा करने के जितने भी पॉसिबल वेज हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। I का वैल्यू J से कम होगा, ऑब्वियसली हमने J ऑब्जेक्ट से I ऑब्जेक्ट चूज़ किया है तो I का वैल्यू तो J से कम होगा ही होगा। ठीक है ना? एंड देन उसके बाद बोल रहा है कि J का वैल्यू भी 10 से कम होगा, तो ऑब्वियसली J नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ चूज़ किया है आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्वियसली J का वैल्यू 10 से कम होगा। और ऐसा करने के जितने भी टोटल वेज होंगे उन सब का समेशन का वैल्यू कितना होगा, मतलब कितने तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से हम पहले 10 ऑब्जेक्ट से J ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं एंड देन J ऑब्जेक्ट से I ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसके कितने ऐसे पॉसिबल वेज हैं। इक्विवेलेंटली अगर आप देखो, अगर इफ़ यू लुक एट द एंड रिजल्ट, तो हमें क्या मिल रहा है
कि हमने 10 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। और ये बहुत ईजी टास्क है। 10 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट किसी भी ग्रुप में कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चले जाएं, क्योंकि उसने जे की वैल्यू पे या आई की वैल्यू पे कोई लिमिटेशन तो नहीं दिया है। मैक्सिमम 10 भी जा सकता है, ठीक है ना, मिनिमम 0 भी जा सकता है। तो ये कहने का सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास कितने ऐसे वेज हैं जिससे हम 10 ऑब्जेक्ट्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है तो ईच ऑब्जेक्ट के पास 3 चॉइसेस हैं। ईच ऑब्जेक्ट्स हैज़ 3 चॉइसेस। ईच ऑब्जेक्ट्स हैज़ 3 चॉइसेस, है कि नहीं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर मैं चूज करूँगा तो उसे या तो मैं ग्रुप नंबर 1 में रख सकता हूँ, ग्रुप नंबर 2 में रख सकता हूँ, या ग्रुप नंबर 3 में रख सकता हूँ, मैं कहीं भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ईच ऑब्जेक्ट के पास 3 चॉइसेस है। सो हमारे पास टोटल है 10 ऑब्जेक्ट्स। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो गया दैट इज इक्वल टू 3। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 3 चॉइस, सेकेंड के लिए 3 एंड थर्ड के लिए 3 एंड सो ऑन, लास्ट के लिए 3। एंड आपको पता होगा कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे एंड का सेंस आता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये डायरेक्टली हो गया 3 टू द पावर 10 इसका आंसर। मतलब ये जो क्वेश्चन हमें दिखने में ऐसे लग रहा है डबल समेशन, समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन तो स्कैरी भी लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को तो ये क्वेश्चन दिखने से बहुत टफ लगता है कि ये क्वेश्चन हमने इससे पहले कभी किया नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो आप सिर्फ बेसिक डेफिनेशन जो हमने यहाँ यूज़ किया एंड रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है, तो आप सिर्फ इस बेसिक डेफिनेशन एंड रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हो कि ये एक्चुअली ये क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, हमें ये जो एक्सप्रेशन है ये किस जो फिजिकल फेनोमेना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, किस काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसके इक्विवेलेंट हम एक काउंटिंग यहाँ पे जो एक मेथड है हमने क्रिएट कर दिया एंड उसके बाद हमने नंबर ऑफ वेज निकाल लिए यहाँ पे 3 की पावर 10। आप अगर इस क्वेश्चन को एक जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो होता है एनसीआर का फॉर्मूला उसे यूज करके उसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। बाय द वे मैंने इस वीडियो में इतना टाइम इसलिए ले लिया क्योंकि मैं इसे आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये पहले से पता होता कि ऐसे होता है एंड उसके बाद अगर आपको ये सॉल्व करना होता देन आई एम मोर देन श्योर कि आपको ये सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप विदिन 10 सेकेंड आप ओनली मेंटल कैलकुलेशन करके आप बता सकते थे कि इसका आंसर 3 की पावर 10 ही होगा, ये श्योर है। इसका जो सब्जेक्टिव वे है वो आप अपने घर पे बैठ के सॉल्व करके देखना। इस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव वे करने का है वो, मतलब एनसीआर का फॉर्मूला यूज़ करके, यहाँ पे टीएनसीजे का फॉर्मूला यूज़ करके, जेसीआई का फॉर्मूला यूज़ करके एंड देन उसके बाद एक जो इसका जो वे होता है वो अगर आप सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली आपको 10 सेकेंड में तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। सो आई होप इस क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन जानने के बाद अब आप इस टाइप के और भी क्वेश्चन जब आपको कभी फेस होंगे आप उस तरीके से ट्राई करेंगे जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया। एंड आई एम मोर देन होपफुल कि आप इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को विदिन 10 सेकेंड ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई एरर नहीं होगा अगर आप अच्छे से क्लियरली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इफ़ आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।